मतलब वो मंदिर पे कूद जाने के लिए सामने से नहीं जाता है, थोड़ा सा लेफ्ट होके जाता है, लेफ्ट होके जाता है। और क्योंकि वाटर फ्लोज को राइट साइड शिफ्ट करते जाएगा, वाटर फ्लोज को राइट साइड शिफ्ट करते जाएगा, इसलिए वो ऑटोमेटिकली टेम्पल तक पहुंच जाता है। उसकी खुद की स्विमिंग की वेलोसिटी का वेक्टर वो स्ट्रेट रखता है, रिजल्टेंट वेक्टर कुछ भी आ रहा हो, वो खुद की वेलोसिटी का वेक्टर स्ट्रेट रखता है। खुद की वेलोसिटी का वेक्टर मतलब वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू द रिवर। उसकी खुद की वेलोसिटी का वेक्टर मतलब विथ रिस्पेक्ट टू द रिवर हुआ, ग्राउंड नहीं हुआ, क्योंकि ग्राउंड पे खड़े हुए पर्सन को जो मैन दिखेगा उसकी vm वेलोसिटी दिखेगी, मतलब रिजल्टेंट वेलोसिटी दिखेगी। ठीक है, अब इनको नाम कुछ भी दो, v इज द वेलोसिटी ऑफ द स्विमर जो कि स्टिल वाटर में स्विम कर सकता था, तो मैं बोल सकता हूँ v इज द वेलोसिटी ऑफ द स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू द वाटर, vr इज वेलोसिटी ऑफ रिवर दैट इज वाटर। तो इन दोनों का एडिशन निकलेगा हमेशा जो कि रिजल्टेंट वेलोसिटी देगा। तीसरे एग्जाम्पल में ये इस एंगल पे जंप करता है, क्योंकि ये इस एंगल पे जंप करता है और वी आर ऐसा है तो रिजल्टेंट ऐसा निकल जाता है, वी एम रिजल्टेंट ऐसा निकल जाता है। ओके, तो ये सीधा सीधा चले जाता है। चलिए तीनों केस आपके सामने हैं। तीनों केस में डिस्टेंस की बात करते हैं सबसे पहले। सबसे पहले टोटल डिस्टेंस कवर्ड। टोटल डिस्टेंस कवर्ड किसमें सबसे कम है? टोटल डिस्टेंस कौन से केस में सबसे कम है? कौन बताएगा? केस 1 2 3। केस डी में टोटल डिस्टेंस कवर्ड सबसे कम है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बाकी स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा है ये? केस 1 में टोटल डिस्टेंस कवर्ड ऐसा रहेगा, केस 2 में ऐसा रहेगा, साइड से जाके जंप कर रहा है, और केस 3 में ऐसा रहेगा। तो केस 3 में जो रिजल्टेंट वेलोसिटी वेक्टर है इट इज एग्जैक्टली परपेंडिकुलर टू द रिवर, तो उसमें मिनिमम रहेगा। दो पैरेलल लाइंस है, शोर्स तो दोनों पैरेलल रहेंगे, तो उसमें मिनिमम डिस्टेंस परपेंडिकुलर वाला रहेगा। सो दिस इज मिनिमम डिस्टेंस। सो दिस इज मिनिमम डिस्टेंस। ओके, इन दोनों में अगर आप इफेक्टिवली देखोगे तो दोनों में डिस्टेंस सेम रहेगा। बात यह है कि ये ए से बी तक जाना चाहता था, बट क्योंकि ए से सीधा सीधा उसने जंप किया और वेलोसिटी रिवर की थी, तो रिवर का पानी उसको थोड़ा सा आगे लैंड करा देगा, लेट्स से 20 मीटर्स आगे लैंड करा देगा। तो जब अगले दिन वो कूदेगा और उसको डायरेक्ट मंदिर की सीढ़ी पे ही उतरना है, तो वो ए पॉइंट से 20 मीटर्स इस तरफ जाके कूदेगा, तो वो सीधे मंदिर की सीढ़ी पे ही जाएगा। सिंपल लॉजिक, राइट? मैथमेटिकली पे अपन निकाल सकते हैं कि उसको कितना इधर जाना चाहिए, उसको उतना ही उधर जाना चाहिए जितना वो डिस्प्लेस होगा फाइनली। ओके, तो ये तो टोटल डिस्टेंस की बात हुई। तीनों केसेस में v तो बराबर है और vr भी बराबर है। तीनों केसेस में v बराबर है और vr भी बराबर है। पर अगर मैं पूछूं कि vm किसमें मिनिमम रहेगा, vm का मैग्नीट्यूड किसमें मिनिमम रहेगा, तो कौन सा केस आएगा? आपका ये फर्स्ट वेक्टर है तीनों केस में, और उसमें सेकेंड वेक्टर ऐड हुआ है। लेट्स सी ट्रायंगल लॉ किसको कितना समझ में आया है। और ये एंगल बिटवीन द वेक्टर्स वाला एंगल है, मतलब ये एंगल बिटवीन द वेक्टर्स वाला नहीं है, इसके आगे वाला रहेगा। मतलब अगर मैं फर्स्ट केस को बड़ा करके बनाऊं
तो फर्स्ट केस विल बी लाइक दिस इज v, दैट इज वेलोसिटी ऑफ मैन, दिस इज vr, वेलोसिटी ऑफ द रिवर। तो एंगल बिटवीन द वेक्टर्स ये वाला रहेगा। तो आप एंगल बिटवीन द वेक्टर्स के थ्रू देखना चाहें या कैसे भी देखना चाहें, मुझे बताइए सब में vm बराबर रहेगा या सब में vm की वैल्यू अलग अलग रहेगी? आई एम गिविंग यू द हिंट कि v और vr तो बराबर है सब में। बोलो अखिनीश, क्या बोल रहे हैं? सॉरी सर, वो डिस्टर्ब कर दिया। नहीं बोल। तीनों में, हाँ, तीनों में अलग अलग डिस्टेंस रहेगी vm की। vm वेलोसिटी है, तो तीनों में वेलोसिटी, रिजल्टेंट वेलोसिटी अलग अलग रहेगी। यस सर। मिनिमम किस में रहेगी? केस 3। क्यों? सही आंसर है तेरा, बिल्कुल। रीजन बता दे तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। जैसे फर्स्ट और सेकंड जो केस है, उन दोनों में फर्स्ट केस में वो टेम्पल से 20 मीटर आगे जा रहा है और सेकंड केस में वो सिर्फ स्टेयर तक जा रहा है। मगर थर्ड केस में जब वो खुद का अगर कुछ माइंड अगर यूज करता है, तो जब वो उधर उसके डायगोनल थोड़ा कूदता है तो वो डायरेक्ट टेम्पल तक जाता है। तो इससे vm कम कैसे हो गया? इससे vm कम कैसे हो गया? चलो, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन किसको समझ में आया? तो उससे मैं कुछ ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता हूं। ज्योमेट्रिकल ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन किसको समझ में आया? यहाँ पे हम लोगों ने अलग अलग एंगल्स पे वेक्टर को ऐड करके देखा था और यहाँ पे एक छोटी सी टेबल बनाई थी। ये टेबल को अप्लाई करना है वहां पे। ये जो पेज दिख रहा है ये रिकॉल हो रहा है अथर्व? ये जो पेज दिख रहा है उसकी क्लास रिकॉल हो रही है? तो अगर मैं यहाँ पे आपको समझाऊं तो फर्स्ट केस में बनाता हूं। जो फर्स्ट केस है वो मैं वापस बनाता हूं। दिस इज योर वेलोसिटी वेक्टर एंड अ वेक्टर दिस इज एडेड टू यू, टू योर वेक्टर। आप दोनों के बीच का एंगल कितना है? 90। दूसरे केस में भी ऐसे ही कंडीशन है, तो कुछ रिजल्टेंट निकलेगा, रिजल्टेंट की कुछ लेंथ निकलेगी। ट्राइंगल्स के लॉजिक्स लगाने। यहां पे देखो, दिस इज योर वेलोसिटी वेक्टर एंड दिस इज योर रिजल्टेंट, सॉरी, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द रिवर विच इज एडेड टू योर वेक्टर। ये एंगल कितना है दोनों के बीच में? 90 है या 90 से कम है या 90 से ज्यादा है? 90 से ज्यादा है। दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल 90 से ज्यादा है। तो इनका जो रिजल्टेंट निकलेगा इस एंगल के बेसिस पे देख लो। अगर ट्रायंगल्स के बेसिस पे देखना है, यह एंगल 90 से कम हो जाएगा। अगर यही एंगल 90 होता तो इसकी कुछ लेंथ निकलती, और अगर यही एंगल को मैं 90 से कम करने की कोशिश करूं तो लेंथ कम हो जाएगी ना रिजल्टेंट की। तो इसलिए यहां पे जब आपके वेक्टर और रिवर के वेक्टर के बीच में एंगल जो बन रहा है, मतलब दोनों वेक्टर्स के बीच में जो एंगल बन रहा है 90 से ज्यादा, और ट्राइंगल में जो एंगल बन रहा है वो 90 से कम। दोनों वेक्टर्स के बीच में जो एंगल बन रहा है वो 90 से ज्यादा, और ट्राइंगल्स के बीच में जो एंगल बन रहा है वो 90 से कम है। क्योंकि ट्राइंगल्स के बीच में जो एंगल बन रहा है वो 90 से कम है, इसलिए जो रिजल्टेंट निकलेगा इसकी वैल्यू कम हो जाएगी ना। अगर 90 से मैं और कम कर दूं इसका एंगल, 90 से मैं और कम कर दूं तो रिजल्टेंट और
कम होते जाएगा। ट्राइंगल के अंदर का एंगल बोल रहा हूं, बाहर का एंगल तो बढ़ाते जाऊं। अपन ने ये देखा था ना कि 0 डिग्री पे मैक्सिमम रहता है वेक्टर एडिशन, 0 डिग्री पे मैक्सिमम रहता है वेक्टर एडिशन, 90 डिग्री पे पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेते हो, 180 डिग्री पे मिनिमम रहता है वेक्टर एडिशन, और 90 टू 180 डिक्रीज करते जाता है। एक्चुअल में 0 टू 180 ही पूरा डिक्रीज करते जाता है, बट 90 टू 180 ड्रास्टिकली डिक्रीज करते जाता है जब ये वेक्टर बिटवीन द एंगल्स है। तो 90 है वेक्टर बिटवीन द एंगल्स और 90 प्लस है वेक्टर बिटवीन द एंगल्स, तो किस में रिजल्टेंट कम होगा? 90 प्लस वाले केस में। समझ में आ रहा है? क्रिश, समझ में आया? तो इसीलिए इस केस में क्रिश माइक ऑन करके बोलना है, टाइप नहीं करना है। क्रिश, क्या प्रॉब्लम आती माइक ऑन करने में आजकल? माइक ऑन करो। सर बैकग्राउंड नॉइस थी तब अभी कोई बात नहीं, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये वाली चीज है ना, इसलिए इसमें जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है, इफेक्टिव वेलोसिटी जिसके थ्रू ग्राउंड से वेलोसिटी दिखेगी स्विमर की, वो मिनिमम आएगी। और इन दोनों के केस में टोटल डिस्टेंस भी सेम आएगा और टोटल वेलोसिटी भी सेम आएगी, इफेक्टिव वेलोसिटी। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये बाकी ऊपर वाली चीज तो ठीक थी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज टाइम। इफ आई वॉन्ट टू क्रॉस द रिवर फास्टेस्ट एज पॉसिबल, फॉर एग्जाम्पल रिवर में क्रोकोडाइल्स हैं या कुछ ऐसा मेरे को लग रहा है कि क्रोकोडाइल्स हो सकते हैं, तो जितना कम टाइम में रिवर में रहो, रिवर को क्रॉस करना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जितना कम टाइम में रिवर में रहूं उतना अच्छा है ना, जितना कम टाइम में रिवर में रहूं उतना अच्छा है। जितना कम टाइम में रिवर में रहूं उतना अच्छा है। तो मुझे बताओ तीनों केसेस में टाइम किस में मिनिमम लगेगा? सर केस 3 में टाइम मिनिमम लगेगा। एक वोट आया केस 3 पे। सब लोग बोलेंगे। अथर माइक ऑन करके बोलना रहेगा। क्रिश को जो समझा वो तेरे को भी समझाऊं अलग से। एक और वोट आया केस 3 पे, क्रिश, प्रियांशी और वेदिका। केस 3 इज द रॉन्ग आंसर। क्यों? आपको लगा होगा क्योंकि डिस्टेंस मिनिमम है, इसलिए मिनिमम टाइम लगेगा। बट डिस्टेंस के साथ पहली चीज तो वेलोसिटी मैटर करती है। पहली चीज पॉइंट टू बी नोटेड में पहली चीज है, मतलब ध्यान देने की पहली चीज है कि टाइम डिस्टेंस और वेलोसिटी दोनों पे डिपेंड करता है। टाइम इज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस एंड वेलोसिटी बोथ। इसमें डिस्टेंस तो कम है, ये मैं मान रहा हूं, पर वेलोसिटी भी कम है, पहली बात। दूसरी बात जो ज्यादा बड़ी है, अगर मैं यहां पे कोऑर्डिनेट एक्सिस डिफाइन करूं, इफ आई टेक x and y axis system here, if I take x and y axis system here, तो वेदिका मेरे को बताओ मैंने किस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट मांगा। इफ आई वॉन्ट टू क्रॉस द रिवर,
तो कौन सा डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट मैटर करेगा? वेदिका माइक ऑन करो। मेरे को बताओ कि अगर इफ आई वांट जस्ट टू सी कि हाउ द पर्सन इज क्रॉसिंग द रिवर, तो मुझे किस डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट मैटर करेगा? एक्स का मैटर करेगा या वाई का मैटर करेगा? वाई का मैटर करेगा, वाई का डिस्प्लेसमेंट मैटर करेगा। और वाई का डिस्प्लेसमेंट बिकॉज एक्स एक्सिस की वेलोसिटी से मिलेगा क्या वेदिका? एक्स एक्सिस में कुछ भी वेलोसिटी हो, एक्स एक्सिस में कुछ भी वेलोसिटी हो, मुझे मतलब नहीं है। एक्स एक्सिस में कुछ भी वेलोसिटी हो मुझे मतलब नहीं है। रिवर की वेलोसिटी पूरी की पूरी एक्स एक्सिस में, ध्यान से सुनिएगा, कंक्लूजन बता रहा हूं, रिवर की वेलोसिटी पूरी की पूरी एक्स एक्सिस में है। हमको वाई में डिस्प्लेसमेंट के लिए वेलोसिटी इन वाई एक्सिस मैक्स चाहिए। रिवर की वेलोसिटी को हम यूज ही नहीं कर सकते वाई एक्सिस में। हमारे पास हमारी वेलोसिटी और डायरेक्शन है हमारा कि हम किस डायरेक्शन में जा सकते हैं। तो अगर हम हमारी वेलोसिटी को पूरा का पूरा वाई एक्सिस में ओरिएंट कर दे, हमारी वेलोसिटी मतलब वी को, वीएम को नहीं, वी को वाई एक्सिस में ओरिएंट कर दें, फिर वीएम जितना भी आए, वी को हम वाई एक्सिस में ओरिएंट कर दें, तो हम हमारी वेलोसिटी से रिवर को क्रॉस कर देंगे। और रिवर का बहाव हमको आगे कहीं ले जाएगा, बट हम हमारी वेलोसिटी से रिवर को क्रॉस तो कर देंगे। उसमें रिवर की वेलोसिटी हमारी वेलोसिटी को कम नहीं कर पाएगी। पर अगर हम रिवर के इस एंगल पे तैरेंगे, हम हमारी वेलोसिटी को ये रखेंगे एज इन थर्ड केस, तो हमारी वेलोसिटी का कुछ हिस्सा, हमारी वेलोसिटी का अगर ये है तो हमारी वेलोसिटी का एक हिस्सा ऐसे जा रहा है और एक हिस्सा ऐसे जा रहा है, राइट? अगर हमारी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है तो हमारी वेलोसिटी का एक हिस्सा ऐसे जा रहा है अलोंग एक्स और एक हिस्सा जा रहा है वाई के अलोंग। एक्स वाला वाई में तो डिस्प्लेसमेंट देगा नहीं, वो तो रिवर का जो पानी आ रहा है उसको काटने के काम आएगा। वाई वाला हमको रिवर पार करवाएगा। अब हमारी वेलोसिटी को ही हमने दो पार्ट्स में तोड़ दिया, तो जो वाई कंपोनेंट निकलेगा हमारी वेलोसिटी का वो एक्चुअल वेलोसिटी से कम निकलेगा ना। तो उससे अच्छा है कि हमारी वेलोसिटी सीधी सीधी रखें हम, तो वाई में हमको मैक्स वेलोसिटी मिले। तो फर्स्ट और सेकंड केस में टाइम मिनिमम रहेगा। फॉर मिनिमम टाइम we have to keep our velocity exactly perpendicular to the river। यहां पे देख के लगता है, बिल्कुल लगता है, मेरे को भी लगता था, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को लगता है कि थर्ड केस सबसे बढ़िया है। थर्ड केस में डिस्टेंस कम है, वो थोड़ा सा सुंदर दिख रहा है, बट वो बहुत धीरे धीरे स्विमर आगे बढ़ेगा, बहुत धीरे धीरे, क्योंकि स्विमर इस डायरेक्शन में स्विम कर रहा है और रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में दिख रहा है, तो उसकी जो वेलोसिटी होगी वो थोड़ी सी कट जाएगी पानी से, और इफेक्टिव धीरे 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 हमको आगे बढ़ते हुए दिखेगा। और इन दोनों डायरेक्शन में बहुत तेजी से आगे बढ़ते हुए दिखेगा, कहीं का कहीं पहुंच जाएगा, बट वेलोसिटी v of the swimmer, velocity v of the swimmer is completely used to cover this direction। और आगे तो क्यों पहुंचा है, वो आगे पहुंचा रिवर की वेलोसिटी के कारण। ये समझ में आता है क्या? मेरी बात सुनिए, आपने जो चीजें लिखी, मैंने आपको टाइम दिया था, आपने लिखा होगा कुछ तीनों केसेस के बारे में। हम चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं? हम चैप्टर पढ़ रहे हैं काइनेमेटिक्स, मोशन चैप्टर पढ़ रहे हैं। मोशन में काइनेमेटिक्स पढ़ रहे हैं, मतलब डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पढ़ रहे हैं।
अब यहाँ पे एक्सेलरेशन तो जीरो है ही, तो जब मैंने आपको बोला कि इस केस के बारे में कुछ लिखो तो आपको उस केस के डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के बारे में लिखना था, जैसे मैंने यहाँ पे समझाया। और टाइम का रेस्पेक्ट तो रहता ही है सब में, तो टाइम का तो समझाना ही पड़ेगा। समझ रहे हो सकता है आप में से किसी ने सोचा हो कि इस तरह से कुछ कर सकते हैं, इस तरह से उस पर आगे एनालिसिस कर सकते हैं। जब आपके दिमाग में ये एनालिसिस आने लगे ना, तब आप समझना फिजिक्स पढ़ने के कैपेबल बने हो। जब टीचर पढ़ाए, कोई एग्जाम्पल दिया और उस एग्जाम्पल में, उस केस में, उस कॉन्सेप्ट में आप एनालिसिस कर पाओ टीचर के बताए हुए से थोड़ा सा आगे, तो फिर आप फिजिक्स अच्छे से पढ़ने के कैपेबल हो चुके, फिर आपको कोई भी नहीं रोक सकता। चलिए, ये जो मैंने समझाया इसके बारे में लिख लेते हैं। कल मैंने जो 3 केसेस लिखवाए थे, केस 1 2 3, तो उसी के रेस्पेक्ट में लिखेंगे। केस 1 लिखिए, केस 1। कल मैंने तीनों केसेस समझाए थे और उसके बारे में कुछ लिखवाया था। आज तीनों केसेस को क्यूमुलेटिव समझाया इन टर्म्स ऑफ देयर डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी वेक्टर्स एंड वेलोसिटीज एंड द टाइम रिक्वायर्ड टू क्रॉस द रिवर। केस 1 के बारे में लिखेंगे। केस 1, फॉर शॉर्टेस्ट पाथ, ये केस 3 है वैसे, बट इसमें केस 1 लिखा हुआ है, केस 3 कर लो इसको, अपना थर्ड केस है। फॉर शॉर्टेस्ट पाथ, फॉर शॉर्टेस्ट पाथ resultant velocity Vm, resultant velocity Vm, which is equals to V plus Vr, resultant velocity Vm should be in the direction perpendicular to river flow। मतलब रिजल्टेंट चीज परपेंडिकुलर आनी चाहिए, परपेंडिकुलर टू द रिवर फ्लो। रिजल्टेंट चीज परपेंडिकुलर आनी चाहिए और आपके हाथ में ये है, तो आपको इसको ऐसे एडजस्ट करना पड़ेगा कि रिजल्टेंट परपेंडिकुलर आए। दैट इज V, अब वो कितना निकलेगा इसको एडजस्ट करना पड़ेगा, तो वो कितना निकालेंगे वो बता देता हूं। V sin थीटा शुड बी इज इक्वल्स टू VR। इसका जो साइन थीटा कंपोनेंट है इसका जो साइन थीटा कंपोनेंट है, और थीटा एंगल कौन सा रहेगा, जैसे अगर ये V है तो थीटा एंगल ये रहेगा, चाहे तो छोटा सा फिगर बना सकते हैं यहाँ पे, थीटा एंगल ये रहेगा, तो इसके अलॉन्ग निकलेगा कॉस थीटा, उसके परपेंडिकुलर निकलेगा साइन थीटा। तो V साइन थीटा इज इक्वल्स टू VR। दिस इंप्लाइज साइन थीटा इज इक्वल्स टू VR बाय V। क्या लिख सकते हैं, V इज इक्वल्स टू VR बाय साइन थीटा। तो VR आपको पता है, तो सॉरी V साइन थीटा इज इक्वल्स टू VR बाय V, तो VR आपको पता है और V भी आपको पता है, किस वेलोसिटी से रिवर जा रही है वो आपको पता है, और स्विमर की वेलोसिटी तो आपको पता ही है, किस वेलोसिटी से वो तैर सकता है, एबिलिटी। इन दोनों को डिवाइड करके साइन थीटा निकालेंगे और उसके हिसाब से थीटा की वैल्यू निकालेंगे और उसके हिसाब से जंप करके तैरेंगे। कब, जब आपको सीधा सीधा तैरना है। ओके, इसमें आगे लिखेंगे कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, component of velocity which will take you across the river is, component of velocity which will take you across the river is V cos theta। अब V cos theta से आगे बढ़ोगे
और जितना भी डिस्टेंस है यहाँ पे, लेट द डिस्टेंस बी d, तो v cos थीटा वेलोसिटी हो गई आगे बढ़ने की, डिस्टेंस d है, तो टाइम कितना आ जाएगा, टाइम आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। जब एक्सीलरेशन 0 रहता है तो टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से। सो टाइम को लिख देंगे t अपॉन v cos थीटा। ठीक है, ये केस 1 हो गया। इसके मैथमेटिक्स अगर थोड़ी कम समझ में आई कोई बात नहीं, कुछ एग्जाम्पल्स आएंगे आगे। थर्ड केस में, ये सेकेंड सिनेरियो चल रहा है अपने पढ़ने का, थर्ड सिनेरियो में जब मैं फुली फ्लेजेड पढ़ाऊंगा आपको, जब आपकी आदत हो जाएगी 90-90 मिनट की सेल्फ स्टडी रोज निकालने की, तब इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो इसकी मैथमेटिक्स जितनी भी समझ में आई हो, बट लिखना जरूर है। ठीक है, दिस वॉज फॉर थर्ड केस। दिस वॉज फॉर थर्ड केस। फॉर केस 1 एंड 2, जो हमारे केस फर्स्ट और सेकंड थे उसके लिए, क्योंकि उनमें एग्जैक्टली सेम है, बट स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट थोड़े से ऑफसेट है एक दूसरे से, बट एग्जैक्टली सेम है, मोशन रेप्लिकेट कर रहा है। सो दैट केस इज फॉर मिनिमम टाइम, फॉर मिनिमम टाइम। फॉर मिनिमम टाइम man should start swimming perpendicular to water current। वाटर करंट से परपेंडिकुलर, पिछले केस में शोर से परपेंडिकुलर था, नहीं सॉरी, यहां पे वाटर करंट से परपेंडिकुलर मतलब शोर से परपेंडिकुलर। पिछले केस में परपेंडिकुलर नहीं था, यहां पे परपेंडिकुलर टू वाटर करंट। आगे लिखेंगे ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ रिवर वेलोसिटी, ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ रिवर वेलोसिटी ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ रिवर वेलोसिटी man will reach a point somewhat ahead on the opposite shore। Man will reach a point somewhat ahead on the opposite shore। as man's velocity will be aided by reverse velocity, and effective velocity will be oblique। फिगर में देखिए ये मैन की वेलोसिटी, तो ये तैरते तैरते यहां पहुंच जाएगा, क्यों? क्योंकि इट इज एडेड बाय रिवर्स वेलोसिटी, तो इफेक्टिव वेलोसिटी ऑब्लिक आई, इफेक्टिव वेलोसिटी ऑब्लिक आई, तो उसका डिस्प्लेसमेंट ऐसा आया, सीधा सीधा, मतलब ऑब्लिक, स्ट्रेट लाइन में बट ऑब्लिक। इसके लिए टाइम मिनिमम बहुत सिंपल है, जो डिस्टेंस है और कौन सी वेलोसिटी काम करेगी, ये वाली, सो डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी ऑफ द मैन, ये टाइम मिनिमम फॉर्मूला लिख लो। अब एक चीज एक्स्ट्रा यहां पे कभी कभी कैलकुलेट करनी पड़ती है कि मैन अपने एम से कितना दूर लैंड करेगा, मतलब मैन जिस पॉइंट से चालू हुआ था उसके एग्जैक्टली अपोजिट पॉइंट से कितना दूर लैंड करेगा। तो ये जो डिस्टेंस है ये किस वेलोसिटी के कारण कवर कर रहा है, रिवर की वेलोसिटी के कारण,
और इतना ही टाइम लगा होगा, इतना ही टाइम लगा होगा, तो ये टाइम को रिवर की वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये डिस्टेंस आ जाएगा। होप यू अंडरस्टैंड दैट। इसको बोलते हैं ड्रिफ्ट ऑफ द मैन। सो ड्रिफ्ट ऑफ मैन, ये अपने वर्ड्स में लिख सकते हो, जो भी इसको, इस चीज को लिखना चाहो। द एक्स्ट्रा डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मैन इन एक्स एक्सिस, या जो भी लिखना चाहो, बेसिकली इसको बोलते हैं ड्रिफ्ट। सो ड्रिफ्ट ऑफ द मैन विल बी इक्वल टू टाइम इंटू वी आर, और टाइम कितना है, डी बाई वी इंटू वी आर। तो ये फॉर्मूला बन जाता है, ड्रिफ्ट ऑफ मैन इज इक्वल टू डी अपॉन वी इंटू वी आर। वी आर ऊपर आएगा। This was the case for a man swimming in a river. एंड इजी केस नहीं है, 11th वाले बच्चों को भी बहुत टाइम लगता है समझने में इस केस को। तो अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो कोई इश्यू नहीं है उसमें, आप वीडियोस वापस देखें और वापस समझते रहें। ओके, नाउ विल डिस्कस नेक्स्ट टाइप ऑफ मोशन।